ये आतंकवाद, पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में है और भारत भी है। अब देखिए ISIS का जाल भारत में फैल रहा है। हैदराबाद, केरला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आप जगह जगह सुन रहे हैं कि ISIS में भर्ती हो रही है। अब ये क्यों होता है, इसके कारणों में जाने की कोई जरूरत नहीं। अक्सर आपसे कह दिया जाता है कि वो आतंकवाद का रूट कॉज देखो। मैं यहां आपको बता दूं कि अगर आप कहें कि गरीबी आतंकवाद का कारण है, बिल्कुल गलत। 40% परिवार BPL हैं हिंदुस्तान में, एक भी आतंकवादी नहीं है। गरीब आदमी इतना गरीब होता है कि वो आतंकवादी बनेगा, बिल्कुल गलत। कोई कहता है शिक्षा की कमी के कारण। भारत में 60% लोग शिक्षित नहीं हैं, क्या वो आतंकवादी हैं? कभी नहीं। कोई कहता है इग्नोरेंस या कुछ उस तरह, ये सारी चीजें बकवास है। अगर ऐसा होता तो साथियों, वो बांग्लादेश में अभी जिन्होंने बड़े बुरी तरीके से गर्दनें काटी हैं 20-22 लोगों की, वो सारे स्टूडेंट करोड़पति माँ बाप के बच्चे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। और बांग्लादेश छोड़िए, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही, सीरिया में, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं भाई। ओसामा पढ़ा लिखा था, बगदादी पढ़ा लिखा है, कोई PhD है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा कि आतंकवाद के पीछे कोई वैसा कारण है, लेकिन इसकी रेमेडी तलाशना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो आतंकवाद फैल रहा है, तो साथियों उसके पीछे हमारे नेता, हमारी राजनीतिक पार्टियां बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। और अगर कोई सरकार या राजनीतिक पार्टी, सारे लोग मिलकर ये ठान लें कि उन्हें कलेक्टिवली आतंकवाद से लड़ना है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आतंकवाद की समस्या सुलझ ना सके। लेकिन यहाँ क्या होगा, कोई ओसामा जी बोलेगा, कोई हफीज सईद साहब बोलेगा, कोई मीडिया में आतंकवादियों का समर्थक बन जाएगा। बस यही कसर रह जाती है कि वो आतंकी हमले की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बाकी वो सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ज़माने से उनके मन में कुछ ये भावना रहती है कि अगर हम इनका समर्थन करके कुछ वोट पा जाएं तो हमें गद्दी मिल जाएगी। ये साथियों ट्रेचरी है, विश्वासघात है देश के साथ। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन मैं इस समय केंद्र सरकार, मोदी सरकार से ये अपील करूंगा, हालांकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पहला काम करना होगा, शिकायत है भारतवासियों की, शिकायत है इस देशवासियों की कि कहीं ना कहीं जो भी सरकार सत्ता में आती है वो अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है। अल्पसंख्यक अगर देशद्रोही है तो उसका तो तुष्टीकरण किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और ये कहना बंद करिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देने से कोई फायदा नहीं है। सब जानते हैं कि आतंकवाद का कौन सा धर्म है। इसलिए आतंकवाद को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं साथियों फर्म हैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी, आपको लॉजिस्टिक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो उनको मिल जाती है, उनको अनकहे सपोर्ट मिल जाती है, उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। और उस पर अंकुश तभी लग पाएगा जब आप ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज बनाएंगे, कानून को कड़ा करेंगे, अपनी पुलिसिंग को बेटर करेंगे, अपने इंटेलिजेंस को बेटर करेंगे, और कन्विक्शन रेट बहुत जल्दी आप दंड देंगे। ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आतंकवाद पे सॉफ्ट हैं। अब मान लो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी आई है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं
कि जब गवर्नेंस करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी दिक्कतें आती होंगी कि हम कुछ लोगों को टॉलरेट करने लगते हैं, कुछ लोगों को बर्दाश्त। अब एक आपके हैदराबाद में एक ओवैसी जी खुले आम वो समर्थन करते हैं ISIS का। जो लड़के ISIS में भर्ती होने जा रहे हैं, जो आतंकवादी एक्टिविटीज, जो बम विस्फोट कराने जा रहे थे, उनके फेवर में उनको लीगल सपोर्ट देते हैं। अब इतना भी हमको मजबूर नहीं होना चाहिए कि हम ये ओवैसी जैसों को के विरुद्ध कुछ कर ना पाए। वो सरेआम सोशल मीडिया में एंटी नेशनल आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, अलगाववाद को प्रमोट कर रहे हैं। अब अभी एक जो आपके जाकिर नायक, अब जब बवाल हुआ तब आपने समझा कि वो क्या कर रहे थे। इसके पहले वो 15-16 साल से किस तरह यंग माइंड्स में पॉइजन भर रहा था वो आदमी, आपको मालूम नहीं। उसको छोड़िए, उसके अलावा ना जाने कितने मौलवी। तो ये कौन सी बात हुई? आपको इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आपको 15 अगस्त 26 जनवरी पर यह नियम बनाना पड़ेगा कि आपको देशभक्ति, झंडारोहण, राष्ट्रीय गान गाना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते ये काम। आपको ऐसे नियम में सख्ती बरतनी होगी। आपको मदरसों पर अंकुश लगाना होगा। मैं आपको बताऊं, एक मदरसे से बच्चे निकल रहे थे, मैं उनके बगल में ऐसी चल रहा था, मुझे कुछ काम था। एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर क्या कह रहा था? देखकर कह रहा था कि ये देखो सब काफिर घूम रहे हैं। वो मदरसे से निकल के आता था, उसने यही शिक्षा पाई होगी कि ये सब काफिर हैं, इनको एक दिन मारना है। तो सरकार को, अगर आपने ये काम नहीं किया तो क्या करेंगे आप? देश के आपने 3 टुकड़े करा दिए, अब और टुकड़े होने की नौबत आ रही है। मीडिया पे सरेआम लोग आके कह रहे हैं कि हमें और स्पेस दीजिए, हमारे लिए अलग स्पेस दीजिए। अब मांग उठने लगी है। पहले पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, अब मांग उठने लगी। और ये मांग देखिएगा, अभी हैदराबाद में उठेगी, केरल में उठेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उठेगी, वेस्ट बंगाल में उठेगी। आप कितने टुकड़े करवाओगे? और इन टुकड़ों के लिए राजनेता जिम्मेदार है, इसलिए कि उनको वोट चाहिए होता है। उनको होता है कि मैं 5-10 साल राज कर लूं, अपनी 7 पुश्तों के लिए धन इकट्ठा कर लूं, उसके बाद देश भाड़ में जाए। ये गलत है। आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, मदरसों पे अंकुश लगाना पड़ेगा, इन मौलवियों पे अंकुश लगाना पड़ेगा। जो लोग जो हेट्रेड प्रीच कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाकिर नाइक पर अंकुश लगाया गया? उनके प्लेटफॉर्म पे क्यों इतने सारे नेता गए? दिग्विजय सिंह गए, श्री गए, क्यों गए? ये देखना पड़ेगा कि वो आदमी क्या प्रीच कर रहा है। वो दूसरे धर्मों की धज्जियां उड़ाते हुए मजाक कर रहा है। गवर्नमेंट को एक सेल बनानी पड़ेगी और वो सेल ये मॉनिटर करे कि देश में कितनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही, क्योंकि आतंकवाद की पहली स्टेज है एंटी नेशनल एक्टिविटीज में संलिप्त होना। पहली स्टेज, आतंकवाद नेक्स्ट स्टेज। तो आप पहली स्टेज पर एक सेल बनाइए, पहली स्टेज पर आप एक्शन लीजिए। सेडिशन, एंटी नेशनल एक्टिविटीज चाहे जरा सी भी हो, उसमें 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। आतंकवाद के लिए आप कहते हैं 0 टॉलरेंस, इसके आगे बढ़िए। एंटी नेशनल एक्टिविटीज खुलेआम होती हैं, सरकार बर्दाश्त करती है। खुलेआम कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी सरकार को हटाना है। एंटी नेशनल एक्टिविटी है। आपने क्या किया? ये काम करना होगा। अगर आप अब नहीं चेते तो कहीं देश के और टुकड़े ना हो जाएं।